अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं शंदाना गुलजार साहिबा से, पीटीआई की सरगर्म रुकन मेंबर कौमी असम्बली। बड़ी खबरों में भी रही हैं। कई लोग तो ये चाहते हैं कि वो बंदूक उठा के रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद कर दें, यानी लोगों की रहनुमाई करें और पाकिस्तान में एक खाना जंगी की सी सूरत हाल पैदा करवा दें। और उनका बज़ाहिर मकसद ये है कि जी इमरान खान यानी पीटीआई के चेयरमैन, उनको रिहाई दिलाई जाए। लेकिन शानाना गुलजार साहिबा और इनके साथ कुछ और दूसरे साथी भी हैं। उनका अपना एक मखसूस नुक्ता नज़र है। इमरान खान के साथ उन्होंने मुलाकातें की, मुलाकातों के बाद उनकी बातों में कुछ मज़ीद वजाहत आ गई, और इसीलिए हमने सोचा कि आप के साथ उनकी मुलाकात करवाई जाए। तो शानाना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सऊद साहब, कैसे हैं जी? जी शुक्र, ठीक ठाक। तो ये बताइए, ऐसा लगता है कि चूंकि इमरान खान अ, कैद में है, तो उसकी वजह से पार्टी एक बका की सूरत हाल से, बका की जंग से इस वक्त शिकार उसका हो गई है। वो कई लोग जिस अंदाज में बातचीत कर रहे हैं, बाज़ औक़ात इख्तलाफी उमूर को भी उछाल देते हैं। तो आप वाकई समझते हैं कि ये पार्टी इस वक्त बका की जंग लड़ रही है? इम्तियाज साहब, देखिए, ये मैं आपको जाती राय दे रही हूँ। ये जो पिछले कुछ 2 साल में जिससे हम सब गुजरे हैं, एक आग का दरिया है, लेकिन कोई एहसान नहीं है ना खान पे ना अवाम पे। हम अपनी मर्जी से खान साहब के साथ खड़े हैं, मर्जी से पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो जिससे गुजरना होगा वो तो होगा ही। क्योंकि जवाब हमने कब्र में सिवाय अल्लाह की किसी को नहीं देना। और आपको पता है, हमारा केपी का जो कल्चर है, हम आखिरी दम तक हमेशा वफादारी करते हैं। और वो इसलिए नहीं क्योंकि हमें खौफ है, क्योंकि हमें खान साहब से एक जेन्युइन बड़े भाई वाला, वालिद वाला, एक लीडर वाला इश्क है। हमें पता है कि वो हमारे मुल्क के लिए खड़ा है। मेरी जाती राय इस वक्त ये है कि जो मुझे नजर आता है, पार्टी के अंदर दो किस्म के लोग हैं। जो जरा ज्यादा उम्र के हैं, वो मुझे लगता है पीटीआई के इंसाफियंस हैं, वर्कर्स हैं, सेनेटर्स हो गए, एमएनएज, एमपीएज, जो चाहते हैं कि एक मफाहमत तो ना हो या हो भी, लेकिन एक दरमियाना रास्ता चुना जाए सर्वाइवल के लिए। और फिर कुछ ऐसे लोग हैं, जिसे मैं अपने आप को उसमें डालती हूँ, खानिस्ट हैं, जो बिलीव करते हैं कि इस वक्त खान वाहिद पाकिस्तान के लिए इन तमाम अलमियों का मसले का हल है। ये ब्लूमबर्ग ने भी कहा है कि आपकी अगर मुआशी हालत पाकिस्तान की ठीक करनी है, जिस हम महंगाई और तबाही की तरफ जा रहे हैं, वो सिर्फ इमरान खान ठीक कर सकता है। टीम नहीं कहा, उन्होंने कहा इमरान खान कर सकता है। क्योंकि इमरान खान को आजमाया जा चुका है। वो वतन का सच्चा बेटा है। चाहे टिड्डी दल का मसला था, चाहे कोविड था, इतना कुछ था, बट पाकिस्तान उसमें से इकोनॉमिकली स्ट्रांग निकला। मैं बाकी चीजों पे तो बात बाद में करूंगी। तो खान साहब ने एक अपना रिकॉर्ड प्रूव कर दिया कि जो ये लोग चोर पार्टियां, जिसे मैं कहती हूँ क्लेप्टोमेनिया फैमिलीज हैं, जो 75-76 साल में नहीं कर सकी, वो खान साहब ने 3 साल में कर दिखाया। नौकरियां, हर चीज। तो इकोनॉमिकली खान साहब, अगर नहीं पाकिस्तान में वापस इनको जिंदगी के साथ आजाद किया जाता, तो पाकिस्तान इस खुदा ना खास्ता हेडेड फॉर स्प्लिट। कोइंसिडेंटली, ये मैं आपको एक और जवाब दे दूं जो आपने पूछा भी नहीं। खान साहब ने बांग्लादेश जब मिले उनसे जेल में हम 2 दफा, दोनों दफा उन्होंने बांग्लादेश की स्प्लिट का जिक्र किया, ईस्ट पाकिस्तान का, कि आइंदा कभी भी पाकिस्तान की जमीन का 1 इंच भी हम किसी को नहीं देंगे। ऑब्वियसली मतलब उनका इंडिया था। इंडिया या इसराइल हो गया, उन्हीं को हमारी जमानें चाहिए, गर्म पानी चाहिए। पहले भी रूस आया था अफगानिस्तान हमारे ही गर्म पानी के लिए। गवादर पे सबकी नजर है। तो बदनीयत लोग दुनिया में कमी नहीं है पाकिस्तान के दुश्मनों की, लेकिन शुक्र है कि इन अंधेरों में जो एक उम्मीद की किरण है, वो खान साहब हैं, और उनका पाकिस्तान से जो इश्क है। सो पार्टी में ये चीजें चलती रहेंगी, कोई बड़ा मसला नहीं है। मतलब अगर जनरल जिया पीपल्स पार्टी को तोड़ नहीं सका, वो तो आपको पता है कि जो अ, उनके दामाद थे, उन्होंने ही इसको सिंध की पार्टी बना के रख दिया। तो हमें भी कोई नहीं तोड़ सकता जब तक हमारा रब हमारे साथ है, हमारी नियत ही साफ। अच्छा, तो ये बताइए कि ऐसा तासुर मिल रहा है कि इख्तलाफात को कोई लोग हवा भी दे रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी तासुर है कहीं बीवी और बहनों के दरमियान ये मसला कहीं उसकी वजह से तो गंभीर नहीं हो रहा है, और उसमें फिर एपेक्स या कोर कमेटी में जो नाम सामने आए हैं, उसमें आपका नाम भी नहीं है। अली मोहम्मद खान, शहरयार आफरीदी, इन जैसे लोग मिसिंग हैं। तो क्या आप ये ऐसे लग रहा है कि पार्टी कोई दो हिस्सों में बट गई है? तो आपका नाम उसमें क्यों नहीं है? आपकी इसकी कोई वजाहत है?
शुक्रिया इम्तियाज साहब, दो तीन चीजें आपने मेंशन की, मैं कोशिश करूंगी सबका जवाब दूं। पहली बात, मैं तो खान साहब की अहलिया से जिंदगी में पहली दफा मिली हूँ, वो तो खुद बेचारी सब जेल में है। तो और सिस्टर इन लॉज पता नहीं उससे मिल सकती नहीं मिल सकती, कहाँ मिलती हैं कब मिलती हैं उससे तो हमें कोई खबर है नहीं। अलबत्ता अलीमा खान साहिबा, उनकी जो बहन है डॉक्टर उस्मा, जो हसन नियाजी की वालदा हैं, उनसे हमारी अक्सर मुलाकात होती है अदालतों में। और वो सिर्फ अपने भाई की जिंदगी की लड़ाई कर रही है, उनको पार्टी में जो मुझे पता है ना सीट चाहिए ना कोई पोजीशन चाहिए, वो सिर्फ भाई की जिंदगी के लिए खौफजदा है। स्पेशली ये जो कहानियां निकली हैं बनिगाला से कि उनकी अहलिया को जहर एडमिनिस्टर किया गया है, तो उसके बाद से तो और भी लोग डर गए कि फिर खान साहब को सब जेल, ये जो ड्रामा अगर आपको याद है हुआ था अडयाला के सामने, पहले दहशतगर्द मिले, फिर बारूद वाला मवाद मिला, फिर अटैक अंदर हुए, अगर आपको याद है अडयाला जेल के अंदर लोग वफात पा गए। तो इन चीज़ों को मतलब फिर हम यही लगा कि ये खान साहब को निकालना है जेल से, जहाँ पे अल्लाह के बाद पंजाब गवर्नमेंट ही उनकी मुहाफिज है, और उनको सब जेल लेके जाना है, क्योंकि पहले से अगर उनकी वाइफ को दिया जा रहा है जहर, उनको अद्वियात दिए जा रही हैं, गलत चीजें दिए जा रही हैं, तो खान साहब को फिर वो एडमिनिस्टर करना कितना मुश्किल होगा। तो इसलिए हम सब पैनिक में थे, तो हम उनकी बहनों के साथ सॉलिडारिटी में हैं। और अगर इनका आपस में कोई बात ऐसी है हमें नहीं पता या किसी ने बताया, हम तो उनके साथ अदालतों में ही मिलते हैं। दूसरी बात, ये जो लिस्ट की अपनी बात की देखें, सबसे पहले तो एक और एडेंडम आया है, उस लिस्ट में 5 लोग बलूचिस्तान और सिंध के ऐड कर दिए गए हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उस पर एक तनकीदी ट्वीट भी उसने की है, कासिम सूरी ने। तो और मतलब कोई भी नॉर्मल बंदा ये मानने को तैयार नहीं हो सकता कि खान साहब बलूचिस्तान और सिंध को किसी भी एपेक्स कमेटी से बाहर रखें। दूसरी बात, ये जो पहली कमेटी बनी उस पे लोगों ने इसलिए तनकीद की, ना कि उसमें मैं नहीं हूँ या शरियार नहीं है, अली मोहम्मद नहीं है, बट ऐसे लोग हैं उसमें जो छुपे हुए हैं 9 मई के बाद से, एक ट्वीट तक खान साहब के हक में नहीं करते, एक टीवी शो नहीं करते। हम सब ने, जब मैं इन हाइडिंग भी थी, अगर याद है आपके साथ, टीवी शोज में करती थी रेगुलरली, तो हम सब जो अनहाइडिंग थे, जेल के बाद मैं तो खैर नजर बंद हो गई और तहबान में बोलने की इजाजत नहीं थी, बट हम जलसों पे जाते थे, अदालतों में जाते थे, हम सब ने अपनी कोशिश की। तो ऐसे लोग आ गए हैं कोर कमेटी में, बल्कि एक ये एपेक्स कमेटी में एक तो ऐसा बंदा आया है जो सुनने में आ रहा है कि परवेज खटक के साथ मिलके हमारे वर्कर्स के फोन नंबर्स और उनके एड्रेसेस देता था, ताकि उनको पिक करके पुलिस पीटे पीटे उनको, ये स्पेशली केयर टेकर गवर्नमेंट में, जिसे फॉन्डली ये कहते हैं मैंगल साहब अंडरटेकर गवर्नमेंट। तो उस पे लोगों को, हमारी देखिए वो पार्टी जिसमें वर्कर्स की सुनी जाती है रिजर्वेशन, अगर आपको याद है कुछ दिन पहले अनाउंस हुई थी टिकट अफजाल ढांडला के लिए, भकर की सीट के लिए, तो उस पर बहुत सख्त रिएक्शन आया तमाम पंजाब से। ये जो एक इंप्रेशन दिया जाता है ना कि केपी में रिएक्शन है, पंजाब में नहीं, ये सारा झूठ है। हमारे पंजाब के तमाम आईएसएफ के, यूथ विंग के, मदर विंग्स के, उन सब ने कहा कि ये वो बंदा है जिसने टीवी पे खुला के कहा था कि खान मुझसे माफी मांगेगा तो मैं पीटीआई रिज्वाइन करूंगा। 8 फरवरी तक की पीटीआई के खिलाफ था, 9 को हमारे पार्टी के बाद रिज्वाइन करना चाह रहे हैं, और बाई इलेक्शन पीटीआई के प्लेटफॉर्म से करना चाह रहे हैं, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या इंडिपेंडेंट, जो भी आप हैं। अफजाल ढांडला साहब से मेरी बहुत अच्छी टर्म्स थी, पर्सनल मेरी सलाम दुआ उनसे थी, मेरी पर्सनल उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो खान बंदा खान से गद्दारी करे, तो फिर उसको कौन दे रहा है खान की सीट? तो क्योंकि इस पे अवाम ने इतनी आवाज उठाई कि वो सीट वापस लेनी पड़ी उनसे। और हमने एक वॉइस नोट भी किया था ग्रुप में कि इस वक्त जो हालात हैं और जो हालत फैसले देखते हैं कोई, तो माजरत के साथ हम सब एमएनए से, हम सब, बेशक इसमें उमर भाई फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं, क्योंकि खान को सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया है और उस पोजीशन की, उस आईनी तैनात की हम इज्जत करते हैं, बट हमारी एक अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियंस है। हम इस वक्त क्यामत से गुजर रहे हैं, खान की जान के लाले हमें पड़े हुए हैं। तो अगर हमें लगा, एटलीस्ट मुझे अगर लगा कि खुदा न खास्ता कोर कमेटी, एपेक्स कमेटी, पार्लियामेंट्री पार्टी कोई भी गलत फैसला कर रही है जो खान के खिलाफ जाएगा, मैं तो रेबेल करूँ, अच्छा, क्योंकि लेकिन मैं ये बताएं कि वाहिद अपने अल्लाह की जवाब दी हूँ और किसी की नहीं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये बताएं कि जो खान की जेल से रिहाई या जेल से बाहर निकल के सब जेल जाना, ये हम देख रहे हैं कनाडा अमेरिका में बड़े लोग हैं जो बिल्कुल जुनूनी हुए हुए हैं कि उसको हमने जेल से लाजमी निकालना है। अब जाहिर है जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं उनकी अपनी कंसिड्रेशन होती है, अपने जज्बात हैं, लेकिन यहाँ पे रह के आपको स्ट्रेटजी या हिकमत अमली मुख्तलिफ रखनी पड़ेगी, आपने सर्वाइव भी करना है यहाँ पे। तो उस हवाले से मैं सवाल करना चाह रहा था कि जो एक कैंपेन चली हुई है मफाहमत की, मज़ाहमत की, कि मज़ाहमत करनी चाहिए या मफाहमत करनी चाहिए, वो आप कौन से ब्लॉक से ताल्लुक़ रखती हैं? और उसकी, क्योंकि अ, अगर इन हालात में इमरान खान बाहर आ भी गए तो मेरा ख्याल है उनका अपना जो बयानिया है वो खासा मुतासर हो जाएगा। उन्होंने कुछ बुनियादी शराइत भी रखी हैं, आप वो बता सकती हैं। बिल्कुल, आपने अगेन
दो तीन चीजें छेड़नी इम्तियाज साहब, तो मैं बात करती हूँ पर्सनल, अपने से स्टार्ट करती हूँ। मैंने जिंदगी में कभी मुफाहमत नहीं की। मुझे अमन पसंद है, लेकिन अमन अगर इफ द कॉस्ट ऑफ अमन, अगर कीमत अमन की गुलामी है, तो फिर वो गुलामी की कीमत कोई भी अदा करने को तैयार नहीं। ये मेरे पर्सनल साथी थे, पार्टी का बेशक ना हो। दूसरा, मैंने आपको ये बात भी कही कि मेरे एक और जाती ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि इस वक्त पार्टी दो किस्म के लोगों में बढ़ चुकी है। सब खान के लॉयलिस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आधे वो हैं जो उनकी उम्रें हमसे जरा ज्यादा हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, और वो चाहते हैं कि पार्टी सर्वाइव कर ले इस क़यामत से, दूसरी तरफ निकल वो मुफाहमत हो ना हो, लेकिन वो चाहते हैं कि हम एक तरीके से चलें जिस तरह बड़ों का होता है। जो हमारा यंगर लॉट है, यंग तो हम भी खैर नहीं रहे, लेकिन जो शहरियार हो गया, शेर अफजल हो गया, मैं हो गई, अली मोहम्मद हो गया, हम सारे हम चाहते हैं, हम खान की जो एक फिलोसफी, जिसे हम खानिज्म कहते हैं या हम खानिस्ट अपने आप को कहते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान फर्स्ट। और क्योंकि खान साहब हमें लगता है वाहिद पाकिस्तान का इस वक्त वफादार बच्चा है, वफादार बेटा है, तो हम खानिस्ट हैं। तो आई थिंक पार्टी को भी हम आपस में भी एक तरीके से चलना पड़ेगा कि खान साहब पे भी कोई आंच ना आए और पार्टी भी इंटैक्ट रहे। तो हमारे साथ तो स्पीकर कौमी असम्बली ने अच्छी गेम्स खेली हैं, उससे पहले सीपी वाले ने अच्छी गेम्स खेली। पहले हमें पीटीआई बना दिया, फिर पीटीआई इंडिपेंडेंट बना दिया, फिर एसआईसी बना दिया, अब दोबारा इंडिपेंडेंट बना दिया, पता नहीं अगले महीने हम क्या होंगे। सो हमें तो ये लोग बिल्कुल लस्सी की तरह ऊपर नीचे कर रहे हैं, दो छाछ के गिलासों में, बट देखी जाएगी क्या होता है। दूसरी बात, मुफाहमत देखें, जब खान साहब ऑर्डर देंगे, खान साहब ने तो अभी तक मुजाहमत का ऑर्डर दिया नहीं है, वरना पाकिस्तानी लोग तो इस वक्त इतने तपे हुए हैं, फॉरेनर्स हमारे जो एक्सपैट्स की तरह, वो तो चढ़ गुजर जाएंगे। मेरे अपने गांव में इतनी क्यूट खवातीन है, बूढ़ी से अभी इलेक्शन के दौरान मुझे भी बाद में कहती हैं कि मतलब सोचे, वो उन्होंने छड़ी पकड़ी होती है और तस्बीह एक हाथ में, और सफेद सर वाली बूढ़ियां कहती, बेटा जरा दो बसें भर के ले जाओ हमें अडियाला। मैंने कहा आप क्या करेंगी? कहती दीवारों पे चढ़ेंगी। मैंने कहा आप तो 3 कदम चल नहीं सकती, अब दीवारों पे क्या चढ़ेंगी? कहती नहीं, हमने खान को निकालना है। तो लोगों की इस वक्त ये फीलिंग है, और वेरी नेचुरल है कि उनको कुछ हो ना जाए, अल्लाह ना करे, और नहीं होगा। देखिए खान साहब तो खुद कहते हैं, हम सब का ईमान है कि जिस दिन हमारा दिन लिखा है, पश्तो में भी कहते हैं ना कि गोश पकोर की निश्ता, कब्र वाली रात घर में नहीं हो सकती। तो इसी तरह वो तो हमारे एक ईमान का हिस्सा है, लेकिन हम नहीं चाहते कि खान को छेड़ें, तंग करें, जिस तरह बनीगाला साहब जेल में उनकी मिसेस को कर रहे हैं। तीसरी बात, खान साहब की बहुत क्लियर कंडीशंस है कि अगर हमारे साथ ये पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के बात करना चाहती हैं, जिस तरह आप देखते हैं कि सियानी बातें हो रही हैं, सबको नजर नजर आ गया है कि खान को डिफाई करना और खान की हुकूमत को हटाना सबसे बड़ी बोंगी मारी थी। और ये तो खुल के हमने जनरल बाजवा के बारे में कितनी दफा कहा कि उनको जरूरत क्या थी ये करने की। मीडिया को हमारे खिलाफ लगाया। इस अक्टूबर 23 में हमारी हुकूमत खत्म हो जानी थी। ये जो ग्लोबल हालात थे, इकोनॉमी के, यूक्रेन के, फलस्तीन के, ये तो आने थे। हमारी हुकूमत ने वैसे ही खत्म हो जाना था। जो हमारे गद्दार थे सारे उस वक्त पार्टी में बैठे हुए थे, उन्होंने वैसे ही पार्टी को डुबो देना था। पीटीआई ने तो वापस ही नहीं आना था 5-10 साल। ये लोग अपनी बार बार ये जो हैं मोरूसी पार्टियां, कभी बिलावल आता, कभी मरियम आता आती, लेकिन इतना उनको खौफ था अपने नैब के केसेस का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का, ओवरसीज वोटर्स का। इन लोगों ने पाकिस्तान की भी किस्मत तबाह बर्बाद कर दी, अपनी भी बदनामी कर दी और खान को भी हीरो बना दिया। खान साहब ने जेल में हमें 3 बातें बहुत क्लियरली बताई। पहला तो ये कि अगर किसी ने मुफाहमत करनी है मुझसे, सारा हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ हमें वापस मिलेगा। ये फॉर्म 47 वाले एमएनए, एमपी, सेनेटर्स कोई नहीं मानते। दूसरी बात, हमारे जितने भी बेगुनाह लोग जेलों में पड़े हुए हैं, जिनको डाला हुआ एफआईआर भी नहीं काटी है, उनके ट्रायल तो स्टार्ट करें ना। हम ये तो नहीं कह रहे कि उनको फारिग करे, जेल से निकाले, उनका ट्रायल करे, पता लगा उन्होंने किया क्या है। अगर किसी ने कुछ किया हो उसको सजा दे दे, अगर किसी ने कुछ नहीं किया उनको बरी करे बाइज्जत। और तीसरा, जो ये मिलिट्री ट्रायल्स हो रहे हैं, जो आईन के भी खिलाफ है, जो इंटरनेशनल लॉ के भी खिलाफ है, पाकिस्तान की ग्लोबल कमिटमेंट्स के भी खिलाफ है, उन मिलिट्री ट्रायल्स जिन बच्चों के हो रहे हैं, उनको आप सिविल कोर्ट्स में शिफ्ट करें, क्योंकि मिलिट्री ट्रायल्स में सिर्फ मिलिट्री पर्सनल का केस हो सकता है। एक बिल्डिंग जो है उसको आप अफवाज पाकिस्तान नहीं कह सकते। एक गाड़ी को आप अफवाज पाकिस्तान नहीं कह सकते। वो प्रॉपर्टी तो हो सकती है म्यूनिसिपल गवर्नमेंट की, सिविल गवर्नमेंट की, मिलिट्री गवर्नमेंट की, लेकिन ये अफवाज पाकिस्तान आप उनको नहीं कह सकते किसी मुजस्मे को। तो इसलिए ये खान साहब की 3 शराइत है, इंशाल्लाह ये मान ली जाए। मुफाहमत ही देखिए, खान साहब बार बार जेल में बात करते कि मुझे मेरा मुल्क नहीं तोड़ना, मुझे बांग्लादेश जैसी कुर्बानी दोबारा नहीं देनी। हम लोग अपनी कहानी सुनाते कि मैं इंग्लैंड में खेल रहा था और यहाँ पे फॉल ऑफ ढाका हुआ और जिस तरह इंडिया ने उसमें गंदा हाथ किया। तो वो खान साहब यही बार बार कहते कि मुल्क को नहीं तोड़ना, मुल्क को संभाले रखना है, माफी देनी पड़े, जो करना पड़े, मुफाहमत करनी पड़े, लेकिन पहले आप इस लाइन पे तो आए ना। दूसरा बंदा अपनी गलती भी ना माने, अपना जूता आपके सर पे रखे और कहे कि चलो माफी दो, ऐसे थोड़ी होता है कि आप मेरे सामने बंदूक रखे कहो कि माफी दो, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये बताएं फिर इस वक्त जो पार्टी जिन हालात से दो चार है, जो मुफाहमती और मज़ाहमती ग्रोहों में तकसीम हो गई, फिर कोर कमेटी में जो इख्तलाफात देखने में आया, जिस नौयत के लोग वहाँ पे आ गए हैं,
تو یہ تو پھر جن لوگوں نے اسکرپٹ لکھا تھا پی ٹی آئی کو خراب کرنے کے لیے، عمران خان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے، وہ تو پھر بظاہر اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ تو جی خان صاحب نے کل جیل میں جرنلسٹ کو انٹرویو میں کہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں میری پارٹی میں جو ابھی بھی فوج نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن اگر آپ یاد ہے ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کی تھی، اسٹیبلشمنٹ وہی لوگ ہیں جو اسٹیٹس کو چاہتے ہیں، جن لوگوں نے بنگلہ دیش کو توڑا تھا، اور اس میں آپ کی میڈیا بھی آتی ہے، اس میں آپ کے سیٹ بھی آتے ہیں، اس میں آپ کے مالدار لوگ چاہتے ہیں کہ غریب غریب رہے، ڈرائیور کے بیٹا ڈرائیور رہے، کک کا بیٹا کک رہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا مطلب فوج نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا مطلب وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے 5% یہ لوگ ہیں جو پاکستان کے 99% ریسورسز اور ذخائر کھا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں تعلیم آئے، نوکری آئے، تبدیلی آئے، ترقی آئے۔ وہ لوگ ہیں جو خان کے دشمن ہیں۔ آرمی کا سے کوئی لینے دینا نہیں ہے۔ خان نے تو یہ بولا کہ ملک میرا، فوج میرا، پولیس میری، شہداء میرے، عوام میری۔ اس میں مجھے بہت بیکلیش کا بھی فیس کرنا پڑا، بلکہ مجھے یاد ہے میرے ایک ٹی وی شو تھا لاسٹ ایئر حیدر مہدی صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہے کہ ساری فوج آپ کی گندی ہے، اور میں ان کو بار بار کہوں کہ جی میری تمام فیملی اور فوج پاکستان میں تھی، اور مجھے پتا ہے کہ فوج پاکستان جو قربانیاں دیتی ہیں، ہمارے گھروں میں تو کسی کو پلاٹ شاٹ بھی نہیں ملتے شریف، اور ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں ڈفرنٹ جنگوں میں، آپ کو ان کا پتہ بھی نہیں چلتا، تو کیوں پاکستان میں خانہ جنگی ہو؟ تو کچھ لوگ میں دیکھتی ہوں ان کو بہت شوق ہے خانہ جنگی، تو یہ وہی بائیڈن کے دوست ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہتھیار بکیں، جنگی اور ہوں، یوکرین کی جنگ کروا دی، غزہ کی کروا دی، کیوں پاکستان میں جنگ ہو؟ کیوں ہمارے لوگ دیکھیں فوجی مرتا ہے تو پاکستان میں خون، سیاسی ورکر مرتا ہے، پیپل کا، نون کا، پی ٹی آئی کا، تو پاکستان میں خون ہے، پولیس والا مرتا ہے تو پاکستان میں خون ہے۔ امریکہ کا تو ایک بندہ نہیں مرا پچھلے 2 سالوں میں، یا یوکرینین مرے، یا روسی مرے، یا افغانی مرے، یا اب پاکستان میں بام بلاسٹ اسٹارٹ ہو گئی خان صاحب کے بعد، کیوں ہم اپنے ملک کو بکھیریں؟ تو میری صاحب کے ساتھ ایک عزت کا رشتہ تھا، ایک وقار کا رشتہ تھا، اب انہوں نے خود ہی ختم کر دیا اپنی الٹی سیدھی باتوں سے، اور وہ دوسرا والا اس کو تو میں خیر کسی وہ ہی نہیں کھاتے میں ڈالتی، لیکن صاف بات یہ ہے کہ جو بندہ خانہ جنگی کی بات کرے گا وہ پاکستان کا دوست، بالکل وہ آپ جو نے ادھر صحیح کہا۔ آئے گا وہ پاکستان کا دوست، اور ہمارا خان ایسا نہیں ہے، پاکستان سب سے پہلے پاکستان کا دوست صرف عمران خان۔ نہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا، ہم سب کی پہچان پاکستان ہے۔ اگر ایبسولوٹلی، پاکستان نہیں اس کو کوئی خدا تو نہ ہم کہاں جائیں؟ ان سب کے نقصان بچوں کے پہنچے۔ تو فورن پاسپورٹ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی چھپے ہوئے ہیں، بچوں کی بھی فورن پاسپورٹ ہے، خود کے بھی ہیں، تو ادھر کیوں لیکچر دیتے ہیں ہمیں؟ جی بالکل، اور یہ اب بتائیں کہ تمام تر اختلافات، یہ دو کیمپس، اب اس میں اب پارٹی کا پھر مستقبل کیا ہے؟ مجھے دو کیمپس نہیں نظر آتے، جس طرح میں آپ کو بتایا اعجاز صاحب، مجھے مفاہمتی یا مزاحمتی کہہ لیں، لیکن جو مجھے نظر آتا ہے کچھ انصافیانز ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اور کچھ خانسٹ ہیں جو خاص خان کے ساتھ زندہ مرنے لڑنے کے لیے کھڑے ہیں، کیونکہ حالات نے ہمیں مجبور کر دیا اس میں۔ مجھے آپ جو پہلے بھی جانتے تھے اب بھی جانتے ہیں، مجھے لڑائی سے، اونچی آواز سے، مزاحمت سے نفرت ہوتی تھی، لیکن جب سے ان لوگوں نے ہمارے ورکرز کے ساتھ، ہمارے ایک بچے سہیل خان بٹاگرام کا اس پہ 9 مئی کو فائرنگ کی، جیل میں لے گئے، ہاسپٹل نہیں لے کے گئے، پھر اس کی ٹانگ میں گینگرین ہو گیا، پھر اس کی ٹانگ کاٹنی پڑی، وہ 25-26 سال کا نوجوان ہے، وہ کیا زندگی گزارے گا؟ تو میرے جیسا بندہ بھی اب کہتا ہے کہ مفاہمت نہیں چلے گی۔ مفاہمت کی کچھ شرطیں جو میں نے آپ کو بتا دی جو خان صاحب نے رکھی ہیں، مزاحمت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ملک توڑیں، ہم نے اس ایکسٹریم پہ بھی نہیں جانا کہ سول وار جائے۔ مزاحمت کا یہ مطلب ہے کہ نہ آپ کو بولنے دیں گے، نہ آپ کو کام کرنے دیں گے، جب تک آپ مینڈیٹ واپس نہیں کریں گے، جب تک یہ بے گناہ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر چیمہ، یہ لوگ جیل سے نہیں نکلیں گے، جب تک ملٹری ٹرائلز بارے ہمارے بچے احسان نیازی یہ باقی ہو گئے ان کو اب سول ٹرائلز میں نہیں لاتے، یہ مزاحمت ہے کہ ہم اپنی آئین کی دی ہوئی حقوق، اللہ کے دیے ہوئے حقوق ہم بولیں گے، ہم نکلیں گے، ہم پروٹیسٹ کریں گے۔ آپ دیکھ لیں پچھلے جب میری نظر بندی ختم ہوئی ہے 26 جنوری کو، 26 جنوری سے لے کے آج کے دن تک میں ایک دن گھر نہیں بیٹھی ہوں، میں یا سڑکوں پہ ہوتی ہوں، یا عدالتوں میں ہوتی ہوں، یا خان صاحب کے ساتھ جیل میں ہوتی ہوں، کہیں نہ کہیں میں نکلی ہوتی ہوں، یا اسمبلی میں فلور پہ ہوتی ہوں۔ ہماری نئی نئی کچھ خواتین آئی ہیں پہلی دفعہ زندگی میں الیکٹ ہو کے، اور وہ مجھے مذاق میں کہہ رہی تھی، کہتی ہم تو زندگی میں کبھی چیخے چلائے نہیں ہے، ہمیں تو عادی نہیں ہے ان چیزوں کے۔ میں کہا ہم بھی عادی نہیں ہیں، ہمیں عادی کروا دیا ہے، ہمیں اتنا ان لوگوں نے پش کیا ہے، اتنا ان لوگوں نے زیادتیاں ظلم کیے ہیں کہ ہمیں اب مزاحمت کی طرف خود آنا پڑا، جتنا ہمیں دیوار سے لگوایا ہم اتنے ابھر کے نکل آئے، کیونکہ ایمان تو ہمارا اللہ میں ہے نا، اداروں میں، خان میں تو نہیں ہے، ایمان تو ہمارے اپنے اللہ میں ہے۔ تو پارٹی میں اسپلٹ ایز سچ نہیں ہے، پارٹی میں سخت ڈس اگریمنٹ ہے بٹوین دا ہاکس اینڈ دا ڈبس، پارٹی میں سخت ڈس اگریمنٹ ہے بٹوین لاہ عمل، لیکن الحمدللہ ہے تو سارے خان کے نا، ہے تو سارے پاکستان کے، ہے تو پی ٹی آئی کے، لیکن کیونکہ کچھ لوگ اس وقت چاہتے ہیں کہ جی ذرا ہولے ہولے چلے، ہم ہولے ماننے والے نہیں، بس اتنا فرق۔ اور وہ چل پھر لوگ نکلتے ہیں، آپ دیکھ لیں
किसी जलसे में उनकी शक्लें नहीं नजर आती, किसी इवेंट पे नहीं आते। पेशावर में इतना बड़ा जलसा हुआ, वहां पे जमशेद दस्ती तो पहुंच जाता है, पंजाब से हमारा एमएनए, लेकिन बहुत सारे केपी के लोग नहीं आए, एमपीएस एमएनए। तो वो तो इट इज ऑब्वियस कि कुछ लोग अभी भी डरपोक हैं, कुछ लोग के साथ जुल्म ज्यादती हुई है। लेकिन जो लोग हमारे कराची के कुछ एमएनए है, कुछ एमपीएस है, पंजाब के कुछ लोग हैं जो उनके साथ फैशिज्म हुई है, वो फिर भी डट के निकलते हैं। तो सलूट है उन लोगों को, सलाम है उनकी ईमान के जज्बे को। यही वो गजा वाला जज्बा, अभी मैं देख रही थी बंदे को गजा में, उसने 30 लोगों को अपनी फैमिली के दफन किया। और पता है वो क्या कह रहा था? कहते या मेरे रब, अगर तू मुझसे रजा है तो मैं भी इस इन 30 लाशों पे रजा हूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकते इम्तियाज साहब कि मैं 30 लाशें अपने खानदान की दफन करूंगी और मैं कहूंगी कि या अल्लाह तू रजा है। मैं तो इतनी कमजोर मुसलमान हूँ, मुझे नहीं पता मैं कभी ऐसी बात कर सकूंगी। हमारे लिए तो खान साहब मतलब अपने रब के बाद, अपने रसूल के बाद, अपने माँ बाप के बाद खान साहब ही सब कुछ हैं। तो जी वो हमें इस पाकिस्तान को उन्होंने ख्वाब दिखाया है कि हम भी ठीक हो सकते हैं, अस्पताल हो सकती है, दवाइयाँ हो सकती है, लंगर खाने हो सकते हैं, स्कूल हो सकते हैं, इज्जतदार नौकरियां हो सकती है, मार कुटाई बंद हो सकती है, थानों में खौफ होगा, दफ्तरों में इज्जत होगी। हम तो वो ख्वाब देख रहे हैं, उस पाकिस्तान। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आपने एक बात और आप भूल गई। जो खान साहब चाहते हैं रूल ऑफ लॉ, यानी इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, और ये दो कि नहीं एक पाकिस्तान। बिल्कुल दो नहीं एक पाकिस्तान, कानून की हुक्मरानी हो। और बिलाशुबा इमरान खान तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मुजाहमत की एक अलामत बन के जेल में बैठे हैं, और बेशुमार लोगों को, अपने चाहने वालों को एक रोशनी फराहम कर रहे हैं, रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। और अल्लाह करे कि पार्टी यूं ही कायम और दायम रहे, और इसकी अच्छा। कोशिशों से जो मुजाहमत है, आइन के अंदर रहते हुए पार्टी करना चाहती है, वो मुजाहमत भी कामयाब हो। इसी में पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अवाम का फायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया।